नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 5 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस, PET एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स। राष्ट्रीय मामलों में IIT रुड़की लॉन्चेज अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग यानी इसे EEW मोबाइल ऐप नेम्ड उत्तराखंड अर्थक्वेक अलर्ट। यानी IIT रुड़की ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नामक भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह हिमालय वाला क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र भारत के कह सकते हैं कि भूकंप के संभावित क्षेत्रों में से महत्वपूर्ण। तो यही कारण है कि IIT रुड़की ने कल ही उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नामक पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो 2 वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म। यानी यह एंड्रॉयड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर यह उपलब्ध होगा। द प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी यह जो है इसका स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट उत्तराखंड। यह प्रोजेक्ट किसका? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। तो उत्तराखंड इज द मोस्ट एक्टिव रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक्स एंड देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक हियर। यानी यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री, अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह महत्वपूर्ण है और कहा जा सकता है कि दिस इज ए बिग अचीवमेंट फॉर IIT रुड़की as it is the first app in the country to give earthquake अर्ली वार्निंग। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देश का पहला ऐसा ऐप है जो भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला है और यह IIT रुड़की के लिए विशेष उपलब्धि है। और EEW भूकंप की रियल टाइम चेतावनी देता है। इस तरह से अमेरिका, जापान, मैक्सिको जैसे देशों में भी इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बिगिन सी ट्रायल। यानी देश के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्र में परीक्षण शुरू हो गया है। तो सी ट्रायल ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। क्या नाम है इसका? विक्रांत। दिस इज द largest warship built and designed in the country which will give a befitting reply to the enemies। यानी यह युद्धपोत जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, दुश्मनों को यह जवाब दे सकता है। With this, India has become one of the few countries which have the unique capability to build state-of-the-art एयरक्राफ्ट कैरियर डोमेस्टिकली। यानी यह उन चुनिंदा देशों में भारत हमारा शामिल हो गया है जो अत्याधुनिक विमान वाहक पोत तैयार करने की क्षमता रखता है। इसी नाम के एक जंगी जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। तो विक्रांत का पहली बार समुद्र में परीक्षण हो रहा है। देश में अभी एक ही विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य है। तो थोड़ा सा इसके फीचर जान लेते हैं INS विक्रांत के। तो 40,000 टन इसका वेट है। दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इज अबाउट 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड एंड 30 fighter aircraft and helicopter can be deployed on this ship। एंड इस जहाज पर MiG-29 के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा तैनात किया जाएगा। यही नहीं, यह विमान वाहक पोत KA-31 हेलीकॉप्टरों से भी लैस होगा। और दोस्तों, इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन अराउंड 23,000 करोड़। और इस विमान वाहक जहाज को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। तो देश में अभी एक ही विमान वाहक पोत है, वो क्या है? विक्रमादित्य। यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिया है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। वर्ल्ड लार्जेस्ट सफायर फाउंड ड्यूरिंग वेल एक्सकैवेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में कुएं की खुदाई के दौरान मिला दुनिया का सबसे बड़ा नीलम। ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन ऑफ ए वेल इन श्रीलंका, ए ह्यूज एंड prized sapphire cluster of about 510 kg has been found. It is being described as the world largest sapphire। तो यह
दुनिया का सबसे बड़ा नीलम बताया जा रहा है। दोस्तों इसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर यानी 7.5 अरब रुपए होगी और यह घटना श्रीलंका के रत्नपुरा इलाके की है। नाम ही है रत्न, वहां से रत्न निकला है और इसको एक्सपर्ट इसका नाम जो रखे हैं सेरेंडिपिटी सफायर। सेरेंडिपिटी सफायर इसका मतलब ही होता है कि किस्मत से मिला नीलम, यानी सफायर फाउंड बाय लक। तो फेमस जियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेमिनी जोया सेड दिस सफायर में हैव बीन मेड 400 मिलियन ईयर्स एगो, यानी यह 40 करोड़ साल पहले बना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का अभी तक नीलम किसी ने देखा नहीं था। तो यह कह सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के खासकर रत्न इंडस्ट्री के लिए या जेम इंडस्ट्री के लिए यह संजीवनी का काम करेगा। ड्यू टू द कोरोना एपिडेमिक, लॉकडाउन एंड अदर एक्टिविटीज के कारण जेम इंडस्ट्री पूरी तरह से लॉस में चल रही है। तो यह ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका में रत्नपुरा कहाँ है, यहाँ पर यह मिला है। एक व्यापारी के घर से यह जो है खुदाई के दौरान मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है। यहाँ पर यह इसकी कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोटे। लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ की जो करेंसी भी है श्रीलंकन रुपया, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। एवरी ईयर 6 गीगाटन्स ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग ऑन द अर्थ, यानी हर साल धरती पर बढ़ रहा है 6 गीगाटन कार्बन। यानी सोचिए ये देख रहे हैं ना, सैटेलाइट के माध्यम से देखा गया है कार्बन सिंक ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष ये देखा जा रहा है। तो अबाउट 6 गीगाटन्स ऑफ कार्बन इज बीइंग added to the land every year, which is about 12 times the weight of all living human on earth, यानी धरती पर मौजूद सभी जीवित इंसानों के वजन का करीब 12 गुना हर वर्ष जो है कार्बन भूमि पर बढ़ रहा है। और दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिवील्ड रिसेंटली इन द डाटा रिलीज बाय चाइनाज ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, इसका नाम है याद रखना टैनसेट, ये है इस उपग्रह ने यह बताया है। तो इस तरह से यूजिंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम मई 2017 टू अप्रैल 2018 साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डाटा सेट एंड मैप ऑफ कार्बन फ्लो टू अंडरस्टैंड हाउ कार्बन मिक्सेस विथ ड्राई एयर। तो यह पता किया उन लोगों ने, 1 साल का अध्ययन किया। इस तरह से देयर हैज ऑलवेज बीन एन exchange of greenhouse gases between the Earth's atmosphere, land, water, and living organisms. In this research, scientists have developed a map using data and observation from the टैनसेट सैटेलाइट। किस सैटेलाइट से? टैनसेट सैटेलाइट। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और इस तरह से धरती पर कार्बन के प्रवाह को समझने के लिए पहली बार टैनसेट उपग्रह से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के आंकड़ों का उपयोग किया गया। और दोस्तों यह बहुत ही अच्छा है, इस उपग्रह से अब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कौन सा देश कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। इसे 2016 में चीन ने लॉन्च किया था। इसी तरह का अगर बात करें तो चीन में टैनसेट, जापान में गोसेट, अमेरिका में OCO2 जैसे उपग्रह शामिल हैं। और यह पूरी तरह से UNFCCC जिसे क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह इसकी देखरेख में किया जाएगा। तो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2023 में यह शुरू किया जाएगा और अच्छी तरीके से। तो इस तरह से यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे हर घर जल योजना, यानी हर घर जल योजना या जल जीवन मिशन के अंतर्गत कह सकते हैं द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना इन द बजट ऑफ 2020-21, यानी सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद ही है कि सभी घरों में यानी नल से जल, देख रहे हैं ना टोटी बनी हुई है, तो पाइपलाइन से साफ पानी को पहुंचाना। और यह जो टारगेट रखा गया है 2024 तक का
सीमा तय की गई है। इसमें 3.5 लाख रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इसमें केंद्र और राज्यों का जो अंश होगा, जैसे हिमालयन स्टेट हैं, जो स्पेशल स्टेट है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिस्टर स्टेट, इनका 90:10 का रेशियो है, यानी 90% केंद्र सरकार सहायता देगी, 10% वह हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य। अन्य राज्यों के लिए जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन सब के लिए 50-50 का रेशियो रखा गया। और यूनियन टेरिटरी स्टेट के लिए 100% वित्तीय आवंटन का प्रावधान करेगा कौन? केंद्र सरकार। तो इससे लाभ क्या होगा? घर पर साफ पानी पीने को मिलेगा, पानी से होने वाली बीमारियों से निजात मिलेगी। तो इस तरह से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे आज पद्मा सचदेव, जो कि अब नहीं रही, आज ही यानी उनका कल निधन हो गया है, ये ध्यान रखेंगे, कल उनकी डेट में है। तो मुंबई में निधन हो गया। 81 ईयर ओल्ड। अपार्ट फ्रॉम डोगरी सी यूज्ड टू राइट इन हिंदी ऑल्सो। तो यह डोगरी जो पहली आधुनिक कवित्री है, ये डोगरी भाषा की। और डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हाँ, डोगरा वंश के राजा हरि सिंह का वहाँ शासन था। तो डोगरी वहाँ पर, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी जो है संवैधानिक भाषा भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो डोगरी के अलावा वह हिंदी में भी लिखती थी। तो 1940 को पूर्व मंडल यानी जम्मू और कश्मीर भारत में इनका जन्म हुआ था। सचदेव के परिवार में उनके शास्त्रीय गायक पति सुरेंद्र सिंह और एक बेटी हैं। अभी हाल ही में वो मुंबई में, हालांकि वो दिल्ली में रहती थी। तो इस तरह से उनकी जो उन्होंने 12-13 वर्ष में ही डोगरी में कविता लिखना शुरू कर दी थी। तो यही कारण है कि सी हैड द, कह सकते हैं कि वह पहली आधुनिक कवि, मॉडर्न पोएट ऑफ डोगरी उनको कहा जाता है। और हर पोएट्री कलेक्शन मेरी कविता मेरे गीत पब्लिश इन 1969 एंड रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971। और दोस्तों 2001 में पद्मश्री, 2007-8 में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कबीर सम्मान भी दिया गया था। इस तरह से 2016 में 25वां सरस्वती सम्मान भी इन्हें मिला था 2016 में। तो यह सम्मान उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक चित चेते के लिए मिला था, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार, जोशुआ अवार्ड, कबीर सम्मान, अनुवाद पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हैं। उनकी यह कृतियां हैं डोगरी कविताएं, तवीते, झना, नेहरियां, गलियां, जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी से भी पुरस्कृत रही हैं, ध्यान रखेंगे। और इनका एक उपन्यास जम्मू एक शहर था, बहुत चर्चित हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरुंधति रॉय की, जो कि पहली महिला बुकर अवार्ड पाने वाली। 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए ही इनको बुकर अवार्ड मिला था। तो ये काफी चर्चा में रहती हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में आई हुई बुक है। और आजादी, फ्रीडम, ये भी पुस्तक है। और यह कह सकते हैं माई सेडिटियस हार्ट भी 2019 में आई थी। लिसनिंग टू ग्रॉसहॉपर्स भी, ये भी याद रखेंगे। और अरुंधति रॉय की ही है द एंड ऑफ इमेजिनेशन और कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स 2011, द डॉक्टर एंड द संत, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है एग्जाम में। और ब्रोकन रिपब्लिक। तो इस तरह से ये किताबों को भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन $250 million लोन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक टू इंप्रूव डैम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश में बांध के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते पर भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता या हस्ताक्षर किया है। तो यह $250 मिलियन का होगा। तो along with the Central Water Commission, government representatives from 10 participating state are also part of the loan agreement, यानी इसमें 10 राज्य भी शामिल रहे, जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केंद्रीय जल आयोग, यह सब। और यह राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 120 यानी 120 डैम इसमें इंक्लूड है।
Other state or agency may be involved in the project during the implementation of the project. ऐसा कहा जा रहा है विज्ञप्ति में कि बाद में और एजेंसियों और राज्यों को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट फॉर डैम सेफ्टी इन इंडिया इंक्लूड द रिसेंटली क्लोज ड्रिप DRIP-1 यानी ड्रिप 1 में यहां पर यह देख सकते हैं 279 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त वित्त पोषण शामिल है। और द प्रोजेक्ट इंप्रूव द सेफ्टी एंड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस ऑफ 223 डैम इन 6 स्टेट एंड 1 सेंट्रल एजेंसी, जिसमें सुधार किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। फिर ड्रिप 2 में पूर्वानुमान प्रणाली को, फोरकास्टिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड रिजर्वायर ऑपरेशन दैट विल कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस। तो ये सीधे सीधे और एक या और भी एक वो जो परियोजना जो पैसा आएगा, इट विल आल्सो ऑपरेट कॉम्प्लीमेंट्री रेवेन्यू जनरेशन स्कीम सच एज फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, ये भी यूज किया जाएगा। अब स्पोर्ट न्यूज में आते हैं। इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी ओलंपिक। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया। हालांकि भारत सबसे ज्यादा पूरे अगर ओवरऑल आंकड़ों में देखा जाए तो भारत की तरफ से ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक 8 गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम हॉकी आज कांस्य पदक जीत गई है। जर्मनी को 5-4 के अंतर से हरा दिया है। तो इस तरह से 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। यानी 1980 में मॉस्को ओलंपिक में वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में यह गोल्ड मेडल जीता गया था। तो दोस्तों, इसमें जो है भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल कर इस मैच में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। और यह हमारी हॉकी टीम है, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा पुराना इतिहास में हम भारत के हॉकी टीम के प्रदर्शन की बात करें तो 1928 में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए ना, पूरा गोल्ड, ये 8 गोल्ड एक जगह, यानी 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80 यहां तक गोल्ड मेडल जीता है। और बीच में 1960 में इटली में रोम जो है सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद ये 3 ब्रॉन्ज, 2 पहले था, आज यह जीत गया ब्रॉन्ज, तो 3 ब्रॉन्ज हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल 12 पदक हो गए हैं। किसकी तरफ से? हॉकी टीम की तरफ से। अब बढ़ते हैं दोस्तों। 12 ईयर ओल्ड कोकोना हिराकी बिकम्स जापान यंगेस्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट, यानी 12 वर्षीय कोकोना हिराकी जापान की सबसे कम उम्र की ओलंपिक पदक विजेता बन गई हैं दोस्तों। तो यह जो है स्केट बोर्डिंग में महिलाओं के पार्क इवेंट में इतिहास रच दिया और यह सिल्वर मेडल जीता है। मात्र 12 ईयर 343 डेज इनकी उम्र है। तो यह जापान की सबसे युवा ओलंपिक विजेता है। और यह जो है इसी वर्ग में जापान की ही साकुरा योशोजुमी को स्वर्ण पदक मिला। वहीं ब्रिटेन की 13 वर्षीय स्काई ब्राउन को ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये भी ध्यान रखेंगे। और अब लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में, जैसा कि मराठा साम्राज्य का इतिहास चल रहा है, आज हम तृतीय जो छत्रपति शिवाजी के मतलब 30 बाद जो है संभाजी आए, संभाजी के बाद तीसरे जो शासक हैं राजा राम प्रथम, यानी यह संभाजी के सौतेले भाई शिवाजी के बेटे रहे हैं। तो इनका जन्म रायगढ़ दुर्ग में 24 फरवरी 1670 को हुआ था। और इस तरह से जो है महारानी ताराबाई वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज एंड द डॉटर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कमांडर इन चीफ। याद रखेंगे, हम्बी राव मोहिते की कन्या थी ताराबाई। इन्होंने 3-4 शादियां हुई थी इनकी, ये ध्यान रखिएगा। He became the third छत्रपति of Maratha Empire in 1689 after Sambhaji was assassinated by the Mughal ruler औरंगजेब। औरंगजेब पूरी तरह से मराठा साम्राज्य के पीछे पड़ गया था और इनका कार्यकाल काफी छोटा रहा। अधिकांश समय तक यह मुगलों से ही उलझे रहे। राजा राम ने अपने को शाहू का प्रतिनिधि माना, कभी गद्दी पर नहीं बैठा। इसने जो है मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने तथा अपने क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की छूट भी दे रखी थी। और इनके समय में राजा राम गॉट द सपोर्ट ऑफ ब्रेव जनरल्स लाइक संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जादव। यह जो है उनके टाइम में थे, बहुत सहायता किया करते थे। 1689 में राजा राम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जिंजी भाग गए और वहां पर उन्होंने रहे और सम्राट मतलब कह सकते हैं कि मुगलों ने संपूर्ण मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसी समय राजा राम के नेतृत्व में मराठे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गए और until then जिंजी was the center of Maratha activist against the Mughal and the capital of the Maratha Empire।
तब तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र और मराठा साम्राज्य की राजधानी रही थी। फिर बाद में सतारा मराठा की राजधानी हो गई 1699 में। इस तरह से राजा राम मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता का और अंततः मराठा मंडल या राज संघ का उदय हुआ। यानी कह सकते हैं कि वो अपनी मृत्यु तक लगातार स्वतंत्रता संघर्ष करता रहा। यानी 30 वर्ष की आयु में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आएंगे शिवाजी द्वितीय, जो इन्हीं के पुत्र रहे हैं, तो चर्चा करेंगे। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रोली सरोज, स्वाति सिंह, नीतू गौतम, हिमांशु तिवारी, श्रवण खालिंग, नीतीश, साई तेजा डुग्गी, अभिषेक यादव, संदीप यादव, रेणु बाला, पृथ्वी, डीएस, अंजीत कुमार, अभिषेक यादव, मुरारी सिंह पटेल, भूषण सिंह, स्वागतिका दलाई, प्रतीक गंदोत्रा, सूरज मिश्रा, डॉक्टर BL देवांगन, मिली, संदीप यादव, विवेक शुक्ला, दिशा चौधरी, स्वप्निका सिंह, आर्ची तिवारी, श्याम पटेल, विनोद जायसवाल, मुस्कान हरुण शेख, रवि पटेल, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है। पृथ्वी ने कहा है हाउ लवलीना बर्गहेन वोन bronze medal while she lost in semi-final because for win bronze lost of 2 semi-final player play for 3 players। तो ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी जी, यहाँ पर नियम अलग है, ये ध्यान रखिएगा। 1948 से ही यह नियम परिवर्तित कर दिया गया था कि 1948 तक जो आप कह रही हैं वही होता था, लेकिन 1948 के जो ओलंपिक तक बॉक्सिंग में भी तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होता था और जीतने वाले को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। यानी आफ्टर 1952 के जो ओलंपिक गेम में चेंज हो गए, देयर आर सम चेंजेज, यानी कुछ चेंज हुआ, जिसमें क्या किया गया, सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। और इसी तरह से पृथ्वी जी ध्यान रखिएगा कि जूडो, ताइक्वांडो एंड रेसलिंग, इन सब में भी 2-2 कांस्य पदक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 कांस्य पदक का फैसला सेमीफाइनल में हार गए दोनों खिलाड़ियों और 2 फाइनलिस्ट खिलाड़ियों के पहले राउंड से हारे खिलाड़ियों के बीच रैपेचाज, एक रैपेचाज, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इसका फायदा हमारे देश के खिलाड़ियों ने खूब उठाया है, चाहे वह MC मेरी कॉम हो। अभी ये कहा जा रहा है कि वो भी जो है, जो अभी विनेश फोगाट हार गई हैं, तो रेपेचाज का प्रयोग करके उनको लाभ मिल सकता है। रेपेचाज क्या होता है, यानी रेपेचाज मुकाबले में वही खिलाड़ी शामिल होते हैं जिनको हराने वाला, जैसे जो हारी हैं, अगर वह फाइनल में पहुंच जाए तब इनको मौका मिलेगा सेमीफाइनल में खेलने, यानी कांस्य पदक के लिए इनको खेलने का मौका मिलेगा। तो समझ में आई बात, यही कारण है कि इन दोनों को कांस्य पदक, यानी दोनों खिलाड़ियों को मिलता है कांस्य पदक। मुस्कान ने पूछा है किमोस, अभिषेक जी ने भी किमोस का मतलब पूछा है। तो देखिए औरंगजेब ने क्या प्रण किया था, पूरा उसमें सुनिएगा। हमने जो बोला था कि वह सर पर तब तक किमोश धारण नहीं करेगा जब तक कि संभाजी को गिरफ्तार नहीं करवा लेता। तो किमोश मतलब एक प्रकार का मुकुट होता था जो अपने सर सेहरा होता था, जो सर पर वह धारण करता था। समझ में आई बात। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों में। आज का पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप बीन लॉन्च्ड, यानी किस राज्य ने अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप, इवन ये भारत का पहला होगा, तो किस राज्य ने लॉन्च किया, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विराट, INS विक्रांत, INS विशाल, INS राजपूत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफायर फाउंड ड्यूरिंग वेल एक्सकेवेशन, यानी कुएं की खुदाई के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा नीलम कहां मिला है, थाईलैंड में कि श्रीलंका में, म्यांमार में कि इंडोनेशिया में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइनाज ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, उसका नाम क्या है, निम्नलिखित में से कौन है, जियोसेट, गोसेट, टैनसेट या ओकोसेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्स्ट मॉडर्न पोएट इन डोगरी लैंग्वेज हैज पास्ड अवे रिसेंटली, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवि कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वेदपाल दीप, पद्मा सचदेव,
पद्मापाई, मीरा सचदेवी। तो इस तरह से सचदेव ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विच डेडलाइन हैज बीन फिक्स टू मीट द टारगेट अंडर हर घर जल योजना, यानी हर घर जल योजना के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन सी समय सीमा तय की गई है? 2022, 2023, 2024 या 2025? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है with which institution has Indian government signed a loan agreement of US 250 million US dollar to secure the existing dam infrastructure in the country? तो यह जो है कौन सा किस संस्था के साथ? एशियाई विकास बैंक यानी जिसे एडीबी कहते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF या IFC. Indian hockey team won the bronze medal by defeating which team by a margin of 5-4 in the Olympic? Italy, Germany, Pakistan, Mexico. And next question है who has become Japan's youngest ever Olympic medalist? Sakura Yoshizumi, कोकोना हिराकी, स्काई ब्राउन या सलीना हिराकी? तो इस तरह से 10वां प्रश्न है हु बिकेम द थर्ड छत्रपति ऑफ मराठा अंपायर आफ्टर संभाजी वाज असैसिनेटेड बाय औरंगजेब, यानी औरंगजेब के द्वारा संभाजी की हत्या कर दिए जाने के बाद मराठा साम्राज्य के तृतीय छत्रपति कौन बने थे? राजा राम प्रथम, शिवाजी द्वितीय या राजा कर्ण या संभाजी द्वितीय? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।